चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में प्रोबेबिलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 2001 टू 2005 के बीच में जितने भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर एडवांस लेवल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस समय मेंस का परीक्षा होता नहीं था, ठीक है। और एक ही एग्जाम हुआ करते थे IIT JEE के लिए, और AIEEE एक अलग से फिर आया था, समझे। तो जो भी IIT JEE का उस समय जो भी एग्जाम होता था वो भी एक एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, कोई भी ऐसा नहीं नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह नहीं होते थे। चैप्टर अगर नॉर्मल है तो उसमें एक अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई आसान भी क्वेश्चन लगे तो मानिएगा कि चैप्टर में वो आसान क्वेश्चन ही बन रहे हैं, समझे। तो अभी तक जितना भी थ्योरी था आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई हम कब करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था प्रोबेबिलिटी में, दो प्रोबेबिलिटी को हम कब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग कब यूज करते हैं, वेन डायग्राम, वो डायग्राम बनाना भी हमने आपको सिखा रखा है अपने प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स में, ठीक है। तो इन्हीं तीनों पर 2001 से 2005 के बीच में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं तीनों पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके अलावा मैं आपको हमेशा कहता हूँ प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर होता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है, या फिर प्रोबेबिलिटी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से सोच नहीं पाए हैं, या तो अंग्रेजी की वजह से नहीं सोच पाए हैं, या फिर किसी और एक्सपेरिमेंट के भी कुछ डेप्थ होंगे, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट में भी कुछ डेप्थ होते हैं, पहले से प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह सब रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहे हैं तो उसके एक्सपेरिमेंट को सबसे ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आप एक्सपेरिमेंट समझ गए, और हमने एक प्रोबेबिलिटी का रिवीजन वाला चैप्टर, रिवीजन वाला भी जो है लेक्चर हमने डाल रखा है, और उस रिवीजन वाले लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो प्रोबेबिलिटी के IIT JEE के क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एन अर्न कंटेन एम व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स। अर्न मतलब एक बैग मान सकते हैं हम उसे, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसमें से एक बॉल को निकाला गया। तो ये एक अर्न है, इस अर्न के अंदर एम व्हाइट एंड एम ब्लैक बॉल है, ठीक है। और इसमें से एक बॉल को निकाला गया, यहां तक का मतलब है। एंड इज पुट बैक इनटू अर्न, जिस बॉल को इसमें से निकाला गया उस बॉल को वापस इस बैग के अंदर रख दिया गया, along with के एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर। अच्छा, मान लीजिए मैंने इसमें से बॉल निकाला, अगर वो व्हाइट कलर का बॉल है तो के एडिशनल बॉल, के मतलब वो आपको बताना नहीं चाह रहा है कि आपने 4 और व्हाइट एक्स्ट्रा उसमें डाल दिए, या फिर 5 डाल दिए, या 10 डाल दिए, वो कि कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो उसने डायरेक्ट लिख रखा है के एडिशनल बॉल, इसमें से मैंने एक बॉल निकाला, अगर वो व्हाइट था तो उस व्हाइट बॉल को तो उसमें रखा ही, प्लस उसी के साथ के एडिशनल बॉल हमने उसमें डाल दिया, ठीक है। और सेम कलर, अगर ब्लैक निकला रहता तो हम उसमें उस ब्लैक को हम इसमें डालते, और साथ में के एडिशनल ब्लैक बॉल भी हम डाल देते। अ बॉल इज ड्रॉन, अ बॉल इज अगेन ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद के जब मैंने एक बॉल उसमें से निकाला और उसे देखकर जो भी कलर का था उस कलर का के एडिशनल बॉल हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक बॉल को इसमें से निकाला गया, अ बॉल इज अगेन ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को इसमें से निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन नाउ इज व्हाइट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अब जो बॉल निकाला गया है वो व्हाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट समझेंगे। देखो ये पेज में हमें समझाना है, अगले पेज में, ये अगले पेज का ही क्वेश्चन है। चलिए, या फिर हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं, बस इसे हटाना पड़ेगा, मैं इसे हटा देता हूँ, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्या कह रहा है कि एक बॉल उसमें से निकाला गया, तो एक बॉल निकाला गया तो वो बॉल क्या निकल सकता था, एक्सपेरिमेंट समझिए। एक बॉल उसमें से निकाला गया तो संभावना क्या क्या है निकलने का, व्हाइट बॉल भी निकलने का संभावना है, ब्लैक बॉल भी निकलने का संभावना है। तो पहली चांस में
व्हाइट को निकलने का संभावना क्या है? वो है m अपॉन m प्लस n। एंड ब्लैक को निकलने का संभावना क्या है? n अपॉन m प्लस n। मान लीजिए व्हाइट निकला, मान लीजिए व्हाइट निकला, तो व्हाइट निकलने के बाद क्या होगा? उस बॉक्स के अंदर के व्हाइट बॉल हमें उसमें डालना पड़ेगा। तो अब जो बॉक्स है, उस बॉक्स में m प्लस के व्हाइट बॉल हो चुके हैं, ठीक है, एंड n ब्लैक बॉल ही है, ठीक है। तो ये अब वो हो चुका है, वो बॉक्स अब कुछ ऐसा हो चुका है। अगर पहला बार में व्हाइट निकला है तो उसके बाद उसमें हम उस व्हाइट बॉल को उसमें डाल देंगे, तो वापस वो m व्हाइट बॉल हो जाएगा, प्लस के एक्स्ट्रा बॉल हम उसमें डालेंगे व्हाइट बॉल, तो ये बन जाएगा। अब वापस उसमें से क्या निकालना है? एक व्हाइट बॉल निकालना है, नहीं एक बॉल निकालना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट बॉल नाउ ड्रॉन इज व्हाइट? तो इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? m प्लस के अपॉन m प्लस के प्लस n, ठीक है। तो सेकेंड चांस में व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर फर्स्ट चांस में व्हाइट बॉल निकला है तो यहां समझिए, अगर फर्स्ट चांस में व्हाइट बॉल निकला है तो सेकेंड चांस में व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले तो व्हाइट फर्स्ट चांस में व्हाइट बॉल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये भी होना चाहिए, पहले चांस में व्हाइट बॉल भी निकलना चाहिए एंड दूसरे चांस में व्हाइट बॉल भी निकलना चाहिए। क्या करेंगे? दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो m इंटू m अपॉन m प्लस n इंटू m प्लस के अपॉन m प्लस के प्लस n। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। फिर क्या होता? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए पहला बार में ब्लैक बॉल निकला होता, मान लीजिए पहला बार में ब्लैक बॉल निकला होता, ब्लैक बॉल निकला होता तो अब ये बैग में कैसा बॉल दिख रहा होता? m तो आपको व्हाइट ही दिख रहा होता एंड n प्लस के जो दिख रहा होता वो आपको ब्लैक बॉल दिख रहा होता। तो अब इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? m अपॉन m प्लस n प्लस k। तो अब आपसे पूछे पहली बार में ब्लैक निकला है तो सेकेंड चांस में व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या रहा है? ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट को कुछ ऐसा समझिए, वो कह रहा है कि पहला बार में ब्लैक निकले और दूसरा बार में व्हाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहला बार में ब्लैक भी निकलना चाहिए, दूसरा बार में व्हाइट भी निकलना चाहिए, तो दोनों को ही क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाइट इस वाले कॉन्सेप्ट से भी निकल सकता था और व्हाइट इस वाले कॉन्सेप्ट से भी निकल सकता था, तो दोनों ही हो सकता था, या तो ये होता या तो ये होता। फिर हम दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट। पता नहीं फर्स्ट चांस में व्हाइट निकला है कि ब्लैक निकला है, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए ये जो क्वेश्चन था हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। और ये जो था टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था, 2001 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन रूल था, एक के बाद सिक्वेंशियली में हम कुछ एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और सभी के होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो क्या करते चले जाते हैं? सभी को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है an unbiased die will face numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 thrown n times and list of n numbers showing is noted. What is the probability that among the numbers if now only 3 numbers appear in the list? तो मैं ये सबको हटा दूं, ठीक है ना, ये सबको हटाकर मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके लिए मैंने कहीं अलग जगह नहीं बनाया है। क्वेश्चन भी मैं यहीं पे रीड कर लूंगा और मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा।
तो ये जो आपका क्वेश्चन है वापस 2001 का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब 2001 में इन्होंने शायद एक ही पेपर होता होगा, उस समय तो हमने एग्जाम नहीं दिया था। मान लीजिए एक पेपर अगर होता है तो 10 मार्क्स के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमारा 2001 का वापस एक और क्वेश्चन है हमारे पास 24। ये वाला क्वेश्चन जो है असाइनमेंट के एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से मैच हो रहा है। देखिएगा कैसे। ये है एन अनबायस्ड डाई विल फेस इतना इतना। तो एक डाइस है और इस डाइस को n टाइम्स फेंका गया। इस डाइस को n टाइम्स फेंका गया। पता नहीं है 4 बार फेंका गया, 5 बार फेंका गया, 10 बार फेंका गया, 15 बार, कितनी बार भी फेंका गया। थ्रोन n टाइम्स एंड द लिस्ट ऑफ n नंबर शोइंग अप इज नोटेड। तो 5 बार फेंका गया तो पांचों बार जो जो नंबर वो शो किया है उसको लिख लिया गया। 5 बार अगर होता तो हम इसे लिखने के लिए 5 जगह देते, एक फर्स्ट जगह, दूसरा जगह, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पता नहीं है n है तो कितना हो जाएगा ये टोटल n। तो हमने टोटल n स्पेस दे रखे हैं। ये लास्ट वाला मैं n कह देता हूँ, बीच में ये डॉट डॉट बना दिया हूँ। तो ये वाला जो है लास्ट वाला tn से मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए मैं इसको दूसरे वाले में ही करके दिखाता हूँ, एक अच्छे पेज में ही करके दिखाता हूँ। तो कह रहा है 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ये एक डाइस है, उस डाइस में 1 2 3 4 5 6 अगर हम एक बार हम अगर फेंके तो वो 1 2 लेकर 6 में कोई भी नंबर वो शो कर सकता है। तो कहा है कि n टाइम्स हमने फेंका है उसे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट है n टाइम्स। तो एक टर्न n कह दिया, टर्न n। वैसे मैं कह दे रहा हूँ टर्न 1, पहला बार जो टर्न किया डाइस को जो नंबर रहेगा वो हम यहाँ लिखेंगे, दूसरी बार जो है वो यहाँ लिखेंगे, तीसरी बार का यहाँ है और ये टर्न n है। ठीक है। तो पहला बार में क्या हो सकता था, पहला बार में कोई भी नंबर आ सकता था 1 to 6 में लेकर। ठीक है। तो इससे फिल होने के कितने तरीके, तो मैं सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट का खोजने जा रहा हूँ। इस T1 को फिल करने के कितने तरीके, 6, 1 to लेकर 6 में कोई भी नंबर हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब दूसरा बार हम थ्रो करते तो उसमें भी कितने तरीके होते हैं इसे फिल करने के, 6 तरीके होते। उसी तरह इसे भी 6 तरीके होते और लास्ट में इसे भी 6 तरीके होते। तो टोटल कितने तरीके हो जाते हैं इसे फिल करने के, 6 का पावर n। सभी को मल्टीप्लाई कर देते। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है फिलिंग करने का, वो वाला कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर नंबर क्या हो सकता था, 1 to 6 के बीच में कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर नंबर क्या हो सकता था, 1 to 6 के बीच में कुछ भी हो सकता था, 1 to 6 के बीच में कुछ भी हो सकता था। मतलब ये जो पूरे जो ये जो n जगह है इसमें टोटल 6 नंबर में से ही कोई नंबर हो सकता था। ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, एक नंबर यहाँ आया, एक नंबर यहाँ आया, एक नंबर यहाँ आया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सभी नंबर 3 नंबर ही हो, कोई 6 का 6 नहीं हो, 3 ही हो। या तो 1 2 3 ही आया हो इस पूरे टाइम्स में, या तो 2 3 4 आया हो, या फिर 1 5 6 आया हो, या फिर 5 6 3 आया हो, या फिर 4 5 6 आया हो। कोई 3 ही नंबर आना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या लिखा है, वो 6 में से कोई भी नंबर आ सकता था। अब प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि वो 3 ही नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये सभी n में 3 नंबर ही आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 3 नंबर होना चाहिए, एग्जैक्टली 3 नंबर की बात कर रहा होगा वो। What is the probability that among only 3 नंबर, 3 ही नंबर मात्र बात कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली बात कर रहा है, 2 नहीं, 4 नहीं, 3 ही नंबर शो करने का। तो चलिए देखिए, अब ये 6 में से वो 3 नंबर क्या क्या हो सकता था, खुद ही सोचिए। 1 2 3 भी हो सकता था। ये जो टोटल का टोटल n स्पेस है, या तो 1 से भरा है, या तो 2 से भरा है, या तो 3 से भरा है, या फिर 1 2 4 से हो सकता था, या फिर 1 2 5 से हो सकता था। मतलब किसी से भी हो सकता था, बहुत सारे। तो इससे 3 नंबर के टोटल कितने तरीके हैं, तो ये हो जाएंगे 6 C 3।
कितने हो जाएंगे? सबसे पहले 6C3, तो ये टोटल काउंटिंग क्या क्या हो सकता था? 6C3। मतलब इस पूरे इन बॉक्स को हम 1 to 3 से भी फिल कर सकते थे, 1 to 4 से भी फिल कर सकते थे, 1 to 5 से भी फिल कर सकते थे, 4 5 6 मतलब बहुत सारे हैं, सभी से हम उसे फिल कर सकते थे। तो 6 में से कोई भी 3 ले लो, उस 3 को हम यहाँ पर उसी 3 को इसमें पूरा फिल करना है। तो मान लीजिए कि 1 to 3 से फिल करना है, ये सभी को 1 to 3 से फिल करना है। तो इसे फिल करने के कितने तरीके? 3 तरीके। इसे फिल करने के कितने तरीके? 3 तरीके। इसे फिल करने के 3 तरीके और इसे भी फिल करने के 3 तरीके। तो टोटल कितना हो गया? 3 का पावर n। तो इस 1 to 3 के लिए टोटल है 3 का पावर n। तो एक के लिए 3 का पावर n, तो दूसरे के लिए 2 into 3 का पावर n, तीसरे के लिए 3 into 3 का पावर n, ठीक है, चौथे के लिए 4 into 3 का पावर n, पांचवे के लिए 5 into 3 का पावर n, छठे के लिए 6 into 3 का पावर n, सातवें के लिए 7 into 3 का पावर n। इतना तो टोटल है कितना? 63। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे? 63 into 3 का पावर n। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब जरा सोचिएगा, हमने कहा कि इस बॉक्स में, अब यहाँ दिक्कत क्या है? आंसर ये नहीं होगा 63 3 का पावर n अपॉन 6 का पावर n, नहीं। अभी इसमें सोचना है, क्या सोचना है कि ये जो फिलिंग हुआ है इसमें हम 1 to 3 के बीच में हम कोई भी नंबर इसमें रख सकते थे। तो ऐसा तो हो सकता था ना कि इसमें हम 1 रख दिए, इसमें भी 1 to 3 के बीच में कोई भी नंबर रख सकते थे, ऐसा हो सकता था इसमें हम 1 रख दिए, इसमें भी हम 1 to 3 के बीच में कोई भी नंबर रख सकते थे, ऐसा हो सकता था 1 रख दिए। तो ऐसा हो सकता था ना सभी में हम 1 रख दिए। अब सभी में 1 रख दिए, वो तो हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं रहेगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम क्या कर रहा है? इस पूरे में 3 नंबर दिखने चाहिए, 3 नंबर ही दिखने चाहिए। अब सभी में 1 रख दोगे तो इसमें सभी में क्या दिखेगा? सिर्फ एक ही नंबर दिखेगा, वो 1 है। ऐसा भी हो सकता था कि इसमें 1 और इसमें 2, इसमें 1 2 1 2 1 2, 3 रखे ही नहीं। 3 रखने के भी चांसेस है, आप रख सकते थे, लेकिन आया ही नहीं 3, सिर्फ 1 2 1 2 1 2 1 2 आता रह गया। तो इसका मतलब इसमें जो है सिंगल डिजिट वाला भी नंबर काउंट हो रखा है एंड 2 वाला भी नंबर काउंट हो रखा है, ठीक है ना? 2 नंबर वाला भी, फिलिंग वाला भी काउंट हो रखा है इसमें। तो इसमें से क्या करेंगे? उस दोनों को हम माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, अब इसमें से हमें माइनस करना है, किससे? कोई भी दो जो होगा ना, कोई भी दो, उसे माइनस कर देना है 2 वाले में। तो इसमें से कोई भी दो ले लो, तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे? 6C2, इसमें से कोई भी दो ले लिया, इनटू इसका हो जाएगा 2 का पावर n, ठीक है। तो 6C2 नहीं, एक्चुअली ये 3 है ना, तो 3 में से कोई भी दो ले सकते थे। जैसे 6 में से, इसमें से हमें क्या निकालना है? 2 नंबर से फिल हुआ टोटल पॉसिबिलिटीज निकालना है। तो इसी तीनों में से कोई दो फिल हुआ होगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये थोड़ा सा 6 नहीं होगा, ये हमारा 3 होगा, क्योंकि उसी तीनों में से कोई दो नंबर हम यहाँ पर फिलिंग करने की बात करें, 3C2। अब दो नंबर मुझे यहाँ पर फिल करना है, तो दो यहाँ भी कर सकते थे, दो यहाँ भी, तो टोटल क्या हो गया मेरा? 2 का पावर n। अब मैं इसमें से, मैंने बोला कि दो वाला हम निकाल रहे हैं, हम दो वाला निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जरा खुद ही सोचो। यहाँ पर मान लो 1 2 है, तो यहाँ 1 भी भर सकते थे तुम, यहाँ भी 1 भर सकते थे, यहाँ भी 1 भर सकते थे, यहाँ भी 1 भर सकते थे। तो ये सभी में तुम 1 भर दोगे, 1 2 में से कोई, तुम्हें दो में से कोई एक भरना है, तुम यहाँ पर 1 1 भी भर सकते थे, तो इसमें 1 भी काउंटेड है, तो -1 वो वाला केस कर देंगे। अच्छा 1 ही क्यों? तुम इसमें 2 भी सभी में फिलिंग कर सकते थे, तो 2 वाला भी मैं माइनस कर दूंगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 2 का पावर n माइनस 2, 3C2 हो जाएगा मेरा 3, और ये हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 2। तो ये टोटल केसेज क्या किसके हैं? ये टोटल केसेज है, ये वाला जो है, इस तीनों नंबर को मुझे इसमें फिल करना था, ठीक है। इस तीनों नंबर को फिल करने के लिए जो मैं 3 वेज अरेंज किया हूँ इसमें फिल करने के लिए, 3 का पावर n जो लाया हूँ, इस 3 के पावर n में वो केसेस भी आ गए हैं कि दो नंबर को भी हम फिल कर सकते थे, एक को भी फिल करने वाले केसेस आ रखे हैं। तो ये जो है 3 में से किसी भी दो नंबर को इसमें फिल करने के टोटल केसेस।
कोई दिक्कत है? 3 को फिल करने के कितने केसेस थे? 3 का पावर n। 2 को फिल करने के कितने केसेस है? 1 को फिल करने के कितने केसेस है? खुद ही जरा सोचिए। तो ये क्या हो सकता था? 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। तो 3C1 3 में से किसी एक को ले लिया, ठीक है। और इसके क्या तरीके हो जाएंगे? 1 का पावर n, और ये हो जाएंगे मेरे 3। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 का पावर n, 3 का पावर n, 3 का पावर n में 1 वाला नंबर भी, एक नंबर भी रिपीट हो जाए वो भी है, 2 नंबर भी रिपीट हो जाए वो भी है, लेकिन हमें चाहिए 3 ही नंबर रिपीट हो, उसके कितने तरीके हैं? तो 3 का पावर n माइनस ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 टाइम्स 3 इंटू 2 का पावर n माइनस 6 माइनस ये वाला पार्ट, सिंगल वाला पार्ट 3, ठीक है। तो ये जो केसेस थे वो 1 2 3 के लिए थे। ऐसे हो कितने सकते हैं? 63। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 63 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड अपॉन में क्या ले लेंगे हम? हमारा जो हो जाएगा ये 6 का पावर n। ये हो जाएगी हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो थी वो ये हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए। A box contain n coins, m of which are fair and rest are biased, ठीक है। The probability of getting head when a fair coin is tossed is 1/2, and while it is 2/3 a coin is drawn from the backs at random is tossed twice, find the first head and the second head, ठीक है। कोई बात नहीं, यहीं पर ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा है 2002 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर मार्क किया गया है, जहाँ से मैंने उठाया है, जिस बुक से मैंने लिया है, वो बुक जो है 2025 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक बॉक्स है, ये क्वेश्चन बिल्कुल 23 नंबर क्वेश्चन जैसा है, कॉन्सेप्ट वही है। इस बॉक्स में n कॉइन है, टोटल n कॉइन है। अब टोटल n कॉइन है, उसमें से m जो है वो फेयर है। फेयर कॉइन का मतलब हो गया उसमें हेड और टेल दोनों ही आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो टोटल n थे जिसमें m फेयर कॉइन हो गए, तो बायस्ड कॉइन कितने हो गए? n माइनस m, n माइनस m जो हो गए वो बायस्ड हो गए। बायस्ड हो गए मतलब ये जो जो बायस्ड कॉइन होता है उसमें हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती है, और ये डिफाइंड भी नहीं होती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। चलिए आगे। अब बोला गया है कि इसमें से एक कॉइन को निकाला गया, एक कॉइन को इसमें से निकाला गया और उस कॉइन को 2 बार टॉस किया गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन निकाला गया है उसमें पहला बार में हेड है, दूसरा बार में टेल है? आसान सा क्वेश्चन है। तो ये जो कॉइन निकल सकता था वो फेयर कॉइन भी निकल सकता था, बेस्ट कॉइन भी निकल सकता था। तो फेयर कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेयर कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई m अपॉन n। बायस्ड कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? बायस्ड कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई n माइनस m अपॉन n। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब आगे मान लीजिए फेयर कॉइन निकला, तो उस फेयर कॉइन में पहला बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वो हो गई 1/2, क्योंकि फेयर कॉइन में हेड एंड टेल आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी मेरी सेम रहती है। उसी फेयर कॉइन में टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब मान लीजिए इसमें से जो आपने कॉइन निकाला है वो फेयर ना निकल के बायस्ड कॉइन भी निकल सकता था, तो बायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वो हो गई 2/3, और बायस्ड कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वो हो गई 1/3, ठीक है। तो वही कह रहा है व्हाट इज द
द फर्स्ट टाइम इट इज शोन हेड एंड द सेकेंड टाइम इट इज शोन टेल। तो पहला बार हेड इस फेयर कॉइन में और दूसरा बार टेल, इसमें पहला बार में हेड बाइस्ड कॉइन में, दूसरा बार टेल बाइस्ड कॉइन में, ये दोनों पोलिटी निकाल दिया। तो पहला बार में टोटल पोलिटी कितनी हो जाएगी, m अपॉन 4n, क्या कर देंगे सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहला बार में क्या आना चाहिए, फेयर कॉइन भी आना चाहिए, उस फेयर कॉइन में टॉस करे तो पहला बार में हेड आना चाहिए, दूसरा बार में टेल आना चाहिए, तो तीनों ही सिक्वेंसली होना चाहिए, एक के बाद एक होते जाना चाहिए। तो क्या कर देंगे, तीनों के पोलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा n माइनस m 2 अपॉन 9। तो ये भी हो सकता था हमारा, ये भी हो सकता था, और कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ड्रॉन इज फेयर, इस कॉइन के होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो इसमें से हम जो कॉइन निकाले वो ये भी निकाल सकते थे, ये भी निकाल सकते थे, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, इतना प्लस इतना, टोटल प्रोबेबिलिटी है दोनों कॉइन के निकलने की और दोनों कॉइन से निकलने की, प्लस दोनों कॉइन का पहला बार हेड और दूसरा बार टेल आने का। तो बोला फेयर कॉइन का हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या कर देंगे, इसका प्रोबेबिलिटी अपॉन दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करके, तो m अपॉन 4n कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, m अपॉन 4n नहीं, बेस थ्योरम हो गया, सॉरी बेस थ्योरम, इसमें कंडीशन नहीं है कुछ। आप ये कर लीजिएगा, ये आंसर आपको आ जाएगा और ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये आप लिख लीजिए, ये मैं मिटा देता हूँ और ये 26 नंबर क्वेश्चन को मैं यहीं पे बनाऊंगा, ठीक है, ताकि बार बार हमें डिस्टर्बेंस ना हो, कोई दिक्कत नहीं आया होगा इसमें। चलिए अब ये जो 26 नंबर क्वेश्चन है, मैं जब खुद ही सॉल्व कर रहा था तो मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को समझने में मुझे टाइम लगा था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का मुझे दो मेथड समझ में आ रहा था कि ये दो तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, लेकिन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि वो दोनों ही एक्सपेरिमेंट में से वो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को लगाने के लिए एक और खास बात आपको पता रहना चाहिए, वो है एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी अंग्रेजी लैंग्वेज को अच्छे से समझना, लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना, जैसे क्रिकेट के बारे में जानकारी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को लगाने के लिए नहीं। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्रिकेट टीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए क्रिकेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ना। बास्केटबॉल टीम से रिलेटेड एक टीम फॉर्म करना है, उसके लिए उससे रिलेटेड आपको बास्केटबॉल के नंबर ऑफ प्लेयर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत लाइफ से रिलेटेड चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बिल्कुल 100% लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, फॉर अ स्टूडेंट टू क्वालिफाई ही मस्ट पास एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 3 एग्जाम। 3 एग्जाम एक लड़का दे रहा है, अगर उस एग्जाम में उसको क्वालिफाई करना है, 3 एग्जाम में से 2 एग्जाम में जरूर उसको पास करना पड़ेगा। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन फर्स्ट एग्जाम, प्रोबेबिलिटी दैट पहले एग्जाम में वो पास करे वो P है, एंड इफ ही फेल्स इन वन ऑफ द एग्जाम, 3 एग्जाम देना है ना, पहले एग्जाम में पास करने की प्रोबेबिलिटी P है, ठीक है, पहला एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी P, मतलब किसी भी एग्जाम में उसके पास करने की प्रोबेबिलिटी P है। अगर वो किसी एग्जाम में फेल हो गया तो अगले चांस में उसके पास करने की प्रोबेबिलिटी P/2 है। समझ में आया? जैसे पहला एग्जाम वो दिया होगा तो उस पहले एग्जाम में पास भी कर सकता था, फेल भी कर सकता था। पास किया तो उस एग्जाम के पास करने की प्रोबेबिलिटी P हो गई। अगर फेल किया तो उस फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 - P। तो अगले चांस में जो एग्जाम देगा उसमें पास करने की प्रोबेबिलिटी उसकी P नहीं, अब P/2 हो जाएगी। ध्यान रखिए, ठीक है, यही बात का है। दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन नेक्स्ट एग्जाम इज P/2, अदरवाइज इट रिमेन्स द सेम, या फिर वो रिमेन्स द सेम रहेगा। जैसे पहला बार में पास हो गया तो अगला बार में पास होने की प्रोबेबिलिटी भी उसके पास P रहेगी, फेल हो गया तो अगला बार में उसके पास करने की प्रोबेबिलिटी P/2 रहेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्वालिफाई द एग्जाम, यही है वो सब जहां पर मुझे बार बार सोचना पड़ा था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्वालिफाई द एग्जाम।
तो मान लीजिए किसी को 3 एग्जाम देना है, मैं यहाँ पर टेस्ट 1 लिख देता हूँ, टेस्ट 2 लिख देता हूँ और मैं टेस्ट 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 एग्जाम में इसके पास करने की क्या क्या पॉलिटी होगी, मतलब कैसे कैसे पास कर सकता था। क्या कहा है, ही मस्ट एटलीस्ट 2, कम से कम 2 एग्जाम में तो पास करना ही चाहिए। तो ये क्या हो सकता था, तीनों में पास कर जाए, तीनों में पास कर गया तो भी क्वालिफाई होगा। पहला 2 में पास कर जाए, लास्ट वाले में फेल कर जाए तो भी क्वालिफाई हो जाएगा। पहले वाले में पास हो, दूसरे वाले में फेल हो, तीसरे वाले में पास हो तो भी हो जाएगा। पहले वाले में फेल हो, दूसरे वाले में पास हो। तो इतने टोटल तरीके हो सकते थे उसके पास करने के। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब ये दोनों सेम क्या है, बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे के एग्जाम में क्वालिफाई करने का। मान लो पहला टेस्ट वो देने गया, देखो यहाँ पर अब पर्सनल चीजें आ जाएगी, आप दुनिया को कितने अच्छे तरीके से समझते हो वो डिसाइड करेगा कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। और उसी जगह पर इस क्वेश्चन को टारगेट किया गया था। पहले एग्जाम में आप पास कर गए तो रिजल्ट आएगा तभी ना आप अगले बार में देने जाओगे, तभी तो आपको पॉलिटी पता रहेगा। अरे तुम तो फेल कर गए तो अगले वाले टेस्ट में आपके पास करने की पॉलिटी P/2 है। अब रिजल्ट पता नहीं रहेगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि अगले वाले में टेस्ट में पास होने की पॉलिटी आपकी P है या P/2 है। यही वो लाइन है, यहीं पे ज्यादा फोकस करना था किसी भी स्टूडेंट को। ये क्वेश्चन 2003 में करने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए पहला बार में पास कर गया, उसको पता चल गया, दूसरा बार में भी जाकर वो पास कर गया तो उसे पता चल गया। तो 3 में से 2 एग्जाम पास करने थे तो क्वालिफाई कर गया। अब क्वालिफाई के लिए तो बात कर रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ही विल क्वालिफाई। तो उसमें से 3 में से 2 पास ही कर गया, तो अब तीसरे वाले को क्वालिफाई होना या ना होना तीसरे वाले पर तो डिपेंड नहीं करता है, तीसरे वाले टेस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए ये दोनों ही केस बिल्कुल सेम हो जाएंगे और ये दोनों को हम सिंगल मानेंगे। तो इसमें से मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहला वाला हटा देने जा रहा हूँ कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये वाला जो एग्जाम है उसने नहीं दिया है, ये वाला जो एग्जाम है वो नहीं देगा, क्योंकि पहले 2 बार में ही उसे पता चल गया कि वो पास कर चुका है। तो ये वाला थर्ड वाला एग्जाम इस केस में नहीं देगा। तो थर्ड वाला एग्जाम किस में देना पड़ेगा, इस दोनों केस में देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए टेस्ट 1 में पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, कहा था कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास द फर्स्ट एग्जाम। तो पहले एग्जाम में पास करने की प्रोबेबिलिटी P है। अच्छा, तो इसके पहले मैं आपको बात कर दूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी विल क्वालिफाई। तो क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी 3 केस हो सकते थे, वो ऐसे भी क्वालिफाई कर सकता है, ऐसे भी क्वालिफाई कर सकता है या फिर ऐसे भी क्वालिफाई कर सकता है। तो क्या करेंगे, तीनों केसेस के अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के हम तीनों को ऐड कर देंगे। तो पहला टेस्ट 1 में पास करने की प्रोबेबिलिटी P, टेस्ट 2 में भी पास करने की प्रोबेबिलिटी P, क्योंकि पास करने की प्रोबेबिलिटी चेंज तो तब होगा ना जब वो पिछले वाले एग्जाम में फेल हुआ होगा। ठीक है, अगर पिछले वाले एग्जाम में फेल नहीं हुआ है तो उसके पास करने की पॉलिटी नहीं बदलेगी। तो ये जो पहला केस है, ये जो पहला केस है हमारा, इसमें पहले दोनों एग्जाम में पास करने की पॉलिटी P/P P²। अब दूसरा, क्या पहले वाले में पास किया तो पहले वाले में पास करने की पॉलिटी P, अब दूसरे वाले में फेल कर गया तो फेल करने की पॉलिटी कितनी हो गई, 1 - P। अब इस वाले में फेल कर गया तो अगले वाले में पास करने की पॉलिटी उसकी कम हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, P/2। ये हो गया P/2। चलिए थर्ड वाले में, थर्ड वाले में पहले वाले एग्जाम में फेल किया वो, तो पहले वाले एग्जाम में पास करने की पॉलिटी P थी तो उसके फेल करने की पॉलिटी 1 - P। अब इसमें ये फेल कर गया तो अगले वाले में उसके पास करने की पॉलिटी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी, और घट के कितनी हो जाएगी, P/2। अब इसमें पास है तो अगले वाले में वापस पास करने की पॉलिटी जो हो जाएगी वो P हो जाएगी, क्योंकि घटेगी तब जब वो पिछले एग्जाम में फेल किया है। लेकिन इस वाले केस में पिछले एग्जाम में तो पास कर रखा है तो ये ऐसी हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। और इसी सब को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम। कोई दिक्कत नहीं इसमें।
चलिए, अब जो नेक्स्ट है हमारा 2003 का क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स का है। क्या कह रहा है कि ए इज टारगेटिंग टू बी, एक आदमी है जो बी के तरफ टारगेट कर रहा है, बी को शूट करने का टारगेट कर रहा है, ठीक है ना, कॉमा बी एंड सी आर टारगेटिंग टू ए, बी और सी जो है वो दोनों ए के तरफ टारगेट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए बी एंड सी इज इतना। तो ए बी को टारगेट करे, नहीं, ए को टारगेट करने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए, ए किसी को टारगेट करे उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 2/3, बी किसी को भी टारगेट करे उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1/2, सी किसी को भी टारगेट करे उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1/3 रेस्पेक्टिवली। इफ ए इज हिट, मतलब ए को किसी ने मार गिराया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स द टारगेट एंड सी डज नॉट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी उसको गिराया है, सी नहीं गिराया है? तो जरा खुद ही सोचो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो रहा है कि या बेस थ्योरम हो रहा है? ये तुम्हें बाद में पता चलेगा टोटल कंडीशन पता करने के बाद। देखिए क्या हो सकता था, ए को मारना है, तो ए को मारने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? बी इसको मार दे, सी उसको नहीं मारे, एंड सी उसको नहीं मारे, तो सी पर मैं नॉट डाल दिया हूं। या फिर एक और तरीका हो सकता है, सी ए को मार दे, बी उसको नहीं मारे, सी मार दे एंड बी उसको नहीं मारे। और या फिर ऐसा हो सकता था, ए भी मार, बी भी मार दे एंड सी भी मार दे। तो टोटल 3 केस हो सकते थे एक को हिट करने के। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का बात हो गया। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसमें? टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये वाला हुआ है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तुम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी नॉट, बी उसको हिट करे अपॉन इस तीनों के प्रोबेबिलिटी का एडिशन। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना, समझ में आया? तो हम सभी काम आराम से निकाल सकते हैं। जो भी बातें कर रहा है ये हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चन को, अब दिक्कत नहीं है इसमें। और तीनों के प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करके नीचे लिख देंगे। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो बी ए को टारगेट करे, सी नहीं करे, तो सी को नहीं करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो बी इसको टारगेट करे लेकिन सी नहीं करे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इस कारक को, इस एक्सपेरिमेंट को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू 2/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 इंटू 2/3। अब सी टारगेट करे, बी नहीं करे, तो बी के करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो बी के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और सी के करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 इंटू 1/2। और तीसरा केस क्या है, बी भी हिट कर दे, सी भी हिट कर दे, तो बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे और ये वाला प्रोबेबिलिटी हम ऊपर लिख देंगे और उसको नीचे कर देंगे। ये हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन था। तो ए को ही, वो तो कहा है ना, क्वेश्चन में कह दिया है कि ए को मार गिराया, तो ए को मार गिरा सकता था या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट करा है, इससे ए को मारने की, एक को मार के गिराने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इतना अपॉन तीनों का प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन तो मैं वेन डायग्राम से ही बनाऊंगा। मैं कोई भी बिना वेन डायग्राम का भी बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो, जैसा मुझे लग रहा है, हम वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, विदाउट वेन डायग्राम से भी हम बना सकते हैं। तो हम लोग विदाउट वेन डायग्राम से ही बनाएंगे, ठीक है।
तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये सभी नोट डाउन कर लेंगे। तो मैंने सारा कैलकुलेशन कर ही दिया है और वो आप देख लेंगे, अपने कॉपी में उतार लेंगे। और ये हमारा है 2004 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2004 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो अगला जो क्वेश्चन है 2020 बुक के अकॉर्डिंग 28 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 2004 का है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले कहा है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट है। दो इंडिपेंडेंट इवेंट हम कौन से मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम बता सकते हैं? वो ये है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है। सी इज इवेंट इन विच एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स। सी एक ऐसा इवेंट है जिसमें ए एंड बी में से कोई एक ही हो रहा है। तो सी को हम बराबर लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट, क्योंकि एक ही होना है तो ए हो जाए बी नहीं हो, प्लस बी इंटरसेक्शन ए नॉट। ठीक है, बी हो जाए ए नहीं हो। प्रूफ दैट, ये इस चीज को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है पी ऑफ सी जो होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। समझे? ये मुझे प्रूव करना है। अब देखिएगा मैं सी को क्या लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। मैं सी को क्या लिखने जा रहा हूं, देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट बी इंटरसेक्शन ए नॉट। तो आप खुद ही जरा सोचिए क्या सोचना है। ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या लिख दे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मैं यहां लिख दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब जब आप इसे देखेंगे तो ये लिखा जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ये हमें क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मिल गया। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब हम ये वाला निकालने जा रहे हैं, ये मुझे मिल चुका है और अब हम ये निकालने जा रहे हैं। ये क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं लिख कर वीडियो चला देता हूँ। चलिए अब सुबह हो चुका है। चलिए यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है मैंने x मान लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है मैंने y मान लिया है, ताकि x y लिखना पड़े, बार बार पी ए पी बी लिखना थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने ये सुविधा के लिए डाला है। अब एक्स वाई मान लिया तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है उसी के अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग ही लिख देता हूँ मैं।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो हो जाएगा मेरा एक्स वाई के अकॉर्डिंग, ये मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ। यहाँ देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो हो गया वो हो गया मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो गया 1 माइनस बी का प्रोबेबिलिटी वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वाई, उसको लिखना है 1 माइनस एक्स। अब ये वाला जो था, ये वाला जो हमने लिखा है, ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला इधर का है, आरएचएस है और ये एलएचएस है। तो प्रूफ क्या करना है, एलएचएस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आरएचएस। तो ये वाला जो हो गया मेरा एलएचएस और ये वाला जो हो गया मेरा आरएचएस। अब आरएचएस को हम एक थोड़ा अलग तरीके से हम लिखेंगे। ये वाला मैंने जो मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दिया है, ये लिखने के बाद मुझे पता चल रहा है यहाँ पर x जो है 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस वाई एक साथ है, तो हम इसे आपस में मल्टीप्लाई ना करें। ये मैंने आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो इस वाले पोर्शन को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और बिल्कुल एज इट इज वही लिख देता हूँ जो ऊपर है। तो इसमें जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर दो आपस में अलग अलग चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं उसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैं सीधा हो जाऊँ। चलिए इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, इसमें एक और छोटा सा मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ और ये एक छोटा सा कैलकुलेशन ही आपको, ये मैं x प्लस वाई को एक साथ रख देने जा रहा हूँ। तो ये स्टेप जो आगे जाएगा वो क्या जाएगा देखिएगा, x प्लस वाई, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इस दोनों को हम अंदर ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो इस दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले गए तो एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये बना। अब माइनस एक्स वाई के साथ क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये जो स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर, मैं इसे नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वाले में लिखता हूँ। वाला जो स्टेटमेंट था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिएगा ये वाला जो टोटल टर्म जो है वो पॉजिटिव टर्म है। कौन वाला टर्म, ये वाला टोटल टर्म, क्योंकि कोई भी पोलिटी पॉजिटिव रहता है तो x क्या है, pa है, ये पॉजिटिव रहेगा, pv है y पॉजिटिव रहेगा, और 1 माइनस 0 से x जो भी होगा 0 से 1 के बीच में होगा, 1 माइनस 0 से 1 पॉजिटिव रहेगा, 1 माइनस 0 से 1 ये भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव रहेगा। अब मान लो मैंने लिख दिया 5 माइनस 3, अब 5 माइनस 3 में से माइनस 3 हटा दूं, ठीक है, तो बराबर ये हो गया 2। अब मैं माइनस 3 अगर हटा दूं तो ये जो इक्वल्स टू साइन अब क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन नहीं बन जाएगा, 2 बनेगा या नहीं बनेगा, पक्का? तो यही क्या करने जा रहा हूं, मैं इस माइनस को हटा देने जा रहा हूं। अब मैं माइनस हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा देखिएगा, ये तो मैं बिल्कुल वैसा ही लिख रहा हूं, बच क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, बच जाएगा हमारा ये, और ये इधर चला जाएगा ग्रेटर देन साइन और ये पूरा लिखा जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। अब जरा खुद ही सोचिए कि अगर x का वैल्यू 0 रहता तो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं गिवन है कि वो 0 नहीं है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ b ये भी नहीं गिवन है कि 0 नहीं है, 0 भी हो सकता था। अगर 0 रहता तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाता।
अब ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाता तो इतना और इतना बच जाता, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब ये दोनों तरफ भी बराबर हो सकता है। कब बराबर हो सकता है? जब एक्स एंड वाई दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए तो। तुम ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, इस ये बाहर वाला जो ये एक टर्म है, इसको मैं अंदर x से मल्टीप्लाई कराने ले जा रहा हूं। x से मैंने मल्टीप्लाई कराया और ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई प्लस वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। देखिए, मुझे समझाने में आपको समय लग रहा है। अब इसमें b कह दूं, उसे मैंने b कह दिया, तो याद रहे इसे समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, मुझे बनाने में टाइम नहीं लगता। मैं फटफट 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 आगे बन जाता क्वेश्चन। आपको ही बनाने में एग्जाम में टाइम नहीं लगता, समझने में टाइम लग रहा है आपको। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, जरा कंपेयर कीजिए। हमको कंपेयर किससे करना है, कौन से स्टेटमेंट से हमें कंपेयर करना है? हमें कंपेयर करना था x टाइम्स 1 माइनस वाई, वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स। तो हमें कंपेयर करवाना है, वो मैं एक अलग से लिख दे रहा हूं, x टाइम्स 1 माइनस वाई प्लस वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x टाइम्स 1 माइनस वाई कैसे मिलेगा, यहाँ देख लीजिए। x में अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ इसमें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी में थोड़े बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, क्वेश्चन बन चुका है, थोड़े बहुत क्या है मेरा कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन क्या है, जिस चीज से कंपेयर करना है, यही ना है मेरा एलएचएस, इस चीज से कंपेयर करना है तो हमें यही करना पड़ेगा। हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस वाई प्लस वाई टाइम्स माइनस एक्स वाई 1 माइनस वाई। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, x अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 1 माइनस वाई और ये साथ में बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई प्लस वाई टाइम्स, सॉरी यहाँ 1 माइनस, ये नहीं है, 1 माइनस एक्स है, ये मेरा माई फॉल्ट, ये 1 माइनस एक्स होना चाहिए था ये, प्लस वाई जब अंदर मल्टीप्लाई होगा वाई टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया होगा वो प्रोबेबिलिटी का उस ईयर में, जिस ईयर में पूछा गया है, वो बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। अब इसे मैं क्या लिख दूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। मैंने ऊपर में नहीं लिखा था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब आगे देखिएगा। अब देखिए, ये वाला और ये वाला मैं एक साथ कर दे रहा हूँ क्योंकि यही मेरा एलएचएस में है। तो एक्स टाइम्स 1 माइनस वाई प्लस वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स, और ये दोनों जो है वो नेगेटिव में है, माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, चलिए अब मैं इसे a मान लूं, इसे a मान लूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये जो a है, a हमने किसे माना है वो जरा ध्यान दीजिएगा। a हमने माना है x टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई प्लस वाई टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स, इसे मैंने a माना था, ये पूरा। अब जरा खुद बताइएगा, ये वाला जो टोटल है ये a है। अब इसमें से ये मैं दोनों नेगेटिव को हटा दूं तो ये a बड़ा नहीं हो जाएगा, ये वाला बड़ा नहीं हो जाएगा पूरे से। वही 5 माइनस 3 बराबर 2 था, अब नेगेटिव वाले को हटा दिया तो जिधर से हटाया वही ना बड़ा हो गया था, तो ये पूरा हो गया।
अब इसमें से ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो उसमें से मैं हटा दूं तो ये बचेगा, ये दोनों नेगेटिव को हटाऊंगा तो ये बचेगा, और ये किससे बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा किससे, इसी से, ये खुद से, और इस खुद को मैंने क्या कह रखा है, ए कह रखा है, तो बड़ा हो जाएगा ए से। अब मैंने वापस कहा था अगर x का वैल्यू 0 हो गया, अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और ये दोनों 0 बन गए तो ये दोनों बराबर भी तो हो सकता है। अब इससे मैं क्या कर दूं, LHS, LHS जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, और a जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, और b ही तो RHS है। LHS is greater than equals to A is greater than equals to RHS। तो तीनों इक्वल भी हो सकता था, और LHS जो रहेगा हमेशा RHS से बड़ा रहेगा, तो LHS is greater than RHS, तो ये होगा ही होगा, और साथ में तीनों बराबर हो सकता है, LHS RHS बराबर भी हो सकता है, तो LHS greater than equals to RHS हमें आ गया। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगा एक्सप्लेन करने में, कैलकुलेशन की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये पूरे स्टेप जो है ये नोट डाउन कर लीजिए, और आगे भी पीछे जाकर 5-10 सेकंड पीछे जाकर इसके आगे के सॉल्यूशन जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन अब आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 12 रेड 6 व्हाइट बॉल। एक बॉक्स है जिसमें 12 रेड बॉल है, 6 व्हाइट बॉल है, क्योंकि मैं जरा नेट हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, और 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 12 रेड बॉल है, 6 व्हाइट बॉल है। अब क्या कहा गया है, इसमें से 6 बॉल निकाला गया है, 1 एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का जो बात होता है उसमें जो होता है वो सिलेक्शन होता है, कभी भी अरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि एक बार में जो सिलेक्ट कर लिए वो दोबारा अब वापस नहीं आने वाला है। तो जैसे कि ABC 3 है, एक बॉक्स में ABC 3 है, मान लीजिए A आपने सिलेक्ट कर लिया, अब उसको उसमें नहीं रखना है, तो पहले पोजीशन पर तो A फिक्स हो गया, अब A दूसरे पोजीशन पर नहीं जा सकता है, तीसरे पोजीशन पर नहीं जा सकता है। जबकि अरेंजमेंट में क्या होता है, ABC आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो उसमें परमुटेशन लगाते हैं और इसमें कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस 18 में से 6 बॉल निकाला गया है एक एक करके, ठीक है। तो इसके सैंपल स्पेस जो हो गए 18C6, उस 6 बॉल के लिए इसके सैंपल स्पेस हो गए 18C6। अब 6 बॉल के बारे में वो क्या कह रहा है, इफ इन 6 ड्रॉज, जो भी 6 बॉल आपने निकाला है, देयर आर एटलीस्ट 4 व्हाइट बॉल, कह रहा है कि उसमें से कम 6 में से 4 व्हाइट बॉल है, तो कम से कम 4 व्हाइट बॉल है, तो क्या क्या कंडीशन बन रहा है कि उस 6 में से 4 व्हाइट भी हो, 5 व्हाइट भी हो, 6 व्हाइट भी हो। देखिए कोई भी क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया कैलकुलेशन तो छोड़ दिए उसको, नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, उसको सीख लेना है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन इस चैप्टर में नहीं तो किसी और चैप्टर में काम में आ जाएगा। वो माइनस वाला जो था, जो माइनस हटा रहे थे तो बड़ा हो जा रहा था, जो ही थोड़ी ना, वो तो मैथ्स का कैलकुलेशन है, वो किसी भी चैप्टर में ऐड होकर आ सकता है, ठीक है। और उस क्वेश्चन में वही एक कैलकुलेशन ही था। अगर मान लीजिए 4 व्हाइट निकला है इस वाले केस में, 2 रेड निकल गए, 5 व्हाइट निकला है तो 1 रेड निकल गए, 6 व्हाइट निकला है तो 0 रेड निकल गया, ठीक है। तो 6 बॉल में से 4 व्हाइट 2 रेड हो सकता था, 5 व्हाइट 1 रेड हो सकता था, 6 व्हाइट 0 रेड हो सकता था। फाइंड द, तो ये 6 बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिख दिया, इसी तीनों में से कोई एक केस हो रहा होगा, या तो ये हो रहा होगा, या तो ये हो रहा होगा, या तो ये हो रहा होगा, क्योंकि वो कह दिया है 6 बॉल में से कम 4 व्हाइट बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट exactly 1 white
इज ड्रॉन इन नेक्स्ट टू ड्रॉ, मतलब ये 6 बॉल निकालने के बाद 2 बॉल और इसमें से निकाला गया है। तो ये सीक्वेंसली किया गया ना, पहले 6 निकाला गया उसके बाद 2 निकाला गया। तो पहले इस तीनों केसेस का हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो उसको हम केस 1 मान लेते हैं, केस 2 मान लेते हैं, केस 3 मान लेते हैं। तो केस 1 का प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, 4 वाइट निकालना है, तो 4 वाइट 6 में से 4 वाइट निकालने के 64 इंटू 2 रेड निकालना है 12C2 बटा 18C6। तो ये केस भी हो सकता था, ये केस भी हो सकता था, या फिर ये केस हो सकता था। तो ये मैंने पहला वाला लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं 2 लिखने जा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लिखने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 वाइट निकालना है, तो 6C5 इंटू 1 रेड निकालना है 12C1 बटा 18C6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी आप समझ गए कैसे लिखना है। क्या हो गया, 6 में से 6 वाइट, तो 6C6 0 रेड 12C0 बटा 18C6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हो गया। चलिए ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या लिख दे, 6C6, 6 में से 6 व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 6C6। प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी, सिलेक्शन कितना हो गया, अब 12 रेड में से 0 रेड निकालने का सिलेक्शन कितना हो गया, 12C0, ठीक है, और ये हो जाएगा 18C6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ये तीनों हो गया हमारा। अब मान लीजिए ये केस हुआ होगा, या तो ये केस हुआ होगा, या तो ये केस हुआ होगा। अब 1 अगर केस हुआ है, मान लीजिए, तो 1 केस हुआ है, तो 6, पहला केस हुआ है, 4 व्हाइट निकले हैं, 2 रेड निकले हैं, तो इसमें कितने व्हाइट बच गए, 2 व्हाइट बच गए और 10 रेड बच गए। अब कहा है कि ये केस होने के बाद 2 बॉल और निकाला गया। अब दोनों बॉल में से एग्जैक्टली वन व्हाइट बॉल की बात कर रहा है, एग्जैक्टली एक व्हाइट होना चाहिए। अगर एक व्हाइट हुआ और 2 बॉल निकाले हैं, तो दूसरा बॉल क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो उसके बाद जब इसमें 10 रेड और 2 व्हाइट बचा है, उसमें से एक व्हाइट एंड एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 10C1। 10 में से एक रेड निकालने का तरीका, 6 व्हाइट में से 4 व्हाइट तो हम निकाल रखे हैं, तो 2 व्हाइट बचा है, तो 2 व्हाइट में से एक व्हाइट निकालने का तरीका अपॉन उसमें टोटल कितने बचे हुए हैं, 10 रेड 2 व्हाइट, 12 बचे हुए हैं, और 12 में से हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो टोटल तरीका हो गया 12C2। यही हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब सेकंड केस हुआ था, तो 5 व्हाइट बॉल निकाला गया है, 5 व्हाइट बॉल निकाला गया तो एक व्हाइट बॉल बचा है, और एक रेड बॉल निकाला गया तो 11 रेड बॉल बचा है। सेकंड वाले केस में, सेकंड वाला केस अगर हुआ होता, ठीक है, तो उसमें से एक रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 11C1 इंटू 1C1, क्योंकि 5 व्हाइट निकल गए हैं तो एक व्हाइट बचा, अपॉन 12C2। अगर थर्ड केस हुआ रहता, तो थर्ड केस हुआ, तो थर्ड केस में 6 में से 6 व्हाइट निकल चुका है, तो उसमें एक भी व्हाइट नहीं बचा, तो टोटल का तो, और 0 रेड निकाला गया है, तो 6 का 6 व्हाइट निकल चुका है और 12 रेड बचा हुआ है। तो 12 रेड में से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट 0 लिख देंगे हम, आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग 0 रहता है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट 2 चांस में एक रेड एक व्हाइट निकला था, तो ये फर्स्ट चांस में इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट केस में एक रेड एंड एक व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेकंड चांस में 6 के बाद
जो 2 बॉल हमने निकाला है उसमें एक रेड एक व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्ड चांस में, तो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, या तो फर्स्ट केस में दोनों में से एक रेड एक व्हाइट निकल सकता था, या तो थर्ड सेकंड का निकल सकता था, या तो थर्ड का निकल सकता था। इसको इससे गुना कर दे, इसको इससे गुना कर दे, इसको इससे गुना कर दे, तीनों को गुना करके ऐड करके लिख दे, यही हो जाएगा हमारा टोटल आंसर। यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे को अपने कॉपी में लिख लीजिए, मैं ये हटाने जा रहा हूँ। तो ये जो है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, ये 2005 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो देख रहे हैं, अ मैन गोज टू ऑफिस आइदर बाई कार, स्कूटर, बस और ट्रेन। तो एक आदमी जो है जो ऑफिस जाता है कार से, स्कूटर से, बस से या फिर ट्रेन से। तो कार से उसके जाने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया है कार से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, बस से 2/7 है, ट्रेन से 1/7। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस लेट इफ इट टेक्स कार। अगर वो कार से जा रहा है तो ऑफिस लेट पहुंचने का प्रोबेबिलिटी 2/9, बस से जा रहा है तो 1/9, नहीं सॉरी, स्कूटर से जा रहा है तो 1/9, बस से जा रहा है तो 4/9 एंड ट्रेन से जा रहा है तो 1/9। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी कार से मैं लेट का लिख दे रहा हूँ, CL लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हो गया मेरा 2/9। तो यहाँ बात है, क्या बात हो गया, कार से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 2/9, स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/9, 4/9। ठीक है, गिवन दैट ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम। पता चल गया कि वो जो आदमी है वो ऑफिस जो है बिल्कुल टाइम से पहुंचा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल बाय कार। तो कार से ट्रेवल करके उसके ऑफिस में सही समय पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल साफ वो बात हो गया, बेस थ्योरम लगाना है। तो ये देखिए, लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 2/9, तो सही टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई कार से, हो गई 7/9। स्कूटर से लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/9, तो स्कूटर से लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 8/9। ठीक है, बस से लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 4/9, तो बस से टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 5/9, और ट्रेन से लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/9, तो उसकी जो हो जाएगी वो 8/9। तो सही टाइम पे पहुंचने की उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब उससे पता तो नहीं है, हमें ये तो नहीं पता है कि कार से गया है या स्कूटर से गया है या बस से गया है या फिर ट्रेन से गया है। तो कहा क्वेश्चन कहा है ना कि वो ऑफिस जो है वो सही टाइम पे पहुंच गया। तो ऑफिस सही टाइम पे पहुंचने का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/7 इंटू 1/9, 7/9, हो जाएगा 1/9। 1/7 इंटू 7/9, 1/9, यहाँ हो जाएगा 3/7 इंटू 8/9 प्लस 3/7, ये मैं पूरा लिख रहा हूँ बिना कट किए हुए, 8/9 प्लस यहाँ हो जाएगा 2/7 इंटू 5/9, 2/7 इंटू 5/9 प्लस 1/7 इंटू 1/7 इंटू 8/9। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, अब कार से वो पहुंचा है ऑफिस में बिल्कुल टाइम पे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जाएगी 1/9 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम यही कहता है, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले सवाल पर चले। चलिए, ये 2003 का वापस से क्वेश्चन है, 2 नंबर्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लास्ट जो मैंने अभी तक जितने भी डिस्कस किए हैं सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम एस इतना विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1। ठीक है, एक एक करके 2 नंबर 1 से 6 में निकाला गया। ठीक है, या फिर ऐसा मान लो एक डाइस है, एक डाइस को 2 बार रोल किया गया, पहला बार रोल किया गया, दूसरा बार रोल किया गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों रोल में जो नंबर अपीयर हुआ हो वो 4 से कम अपीयर हुआ हो। द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम नंबर ऑफ 2 नंबर, मान लीजिए आपने डाइस को रोल किया, तो डाइस को रोल किया तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक्स वाई हो गया, समझे ना। अब एक्स वाई में जो होगा हमारा, यहाँ पर एक नंबर शो हुआ होगा, यहाँ पर एक नंबर शो होगा, 2 नंबर शो हुआ होगा। तो
क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों नंबर में से जो छोटा वाला नंबर है वो 4 से कम रहे। ठीक है, तो ये मैं x एक सेट मान लेता हूं, x, y का। तो प्रोबेबिलिटी जो कह रहा है वो कह रहा है x का जो मिनिमम है, x का जो मिनिमम है वो क्या हो, लेस देन 4 हो। हम इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो, क्योंकि मिनिमम कह रहा है 4 से कम, 4 के बराबर की तो बात नहीं कर रहा है। तो 4 से कम एंड 4 से बराबर, समझ गए ना। एक प्रोबेबिलिटी ए माना 4 से कम का, तो ए नॉट क्या हो गया, 4 या 4 से बड़े का हो गया ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं, 1, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें इसमें खोजना है, ठीक है, लेस देन 4 वाला जो खोजना है, वो प्रोबेबिलिटी पी क्या हो गया, पी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जब दोनों नंबर कितना हो, एक्स जो नंबर हो वो दोनों नंबर 4 या 4 से बड़ा हो। तो बड़ा आसान सा है, 1 माइनस, अब 4 या 4 से बड़े कितने नंबर है, 3 है। तो पहला बार रोल करें, 4, 5, 6 में से किसी एक को आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6। ठीक है, अब जो रोल कर दिया वो नहीं आ सकता है, अब जो रोल कर दिया वो नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है। आपने जो डाइस माना है ना, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते थे। ठीक है, अब डाइस को रोल करोगे, 5 आया तो वापस 5 आ सकता था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 नंबर सिलेक्ट किया गया, सिलेक्शन को आपने डाइस में बना दिया है। अब एक्सपेरिमेंट को एक अलग तरीके से आप देख रहे हैं, तो वहां पर ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब डाइस में मान लीजिए 5 आया तो वापस 5 नहीं आ सकता है, तो ये 4, 5 में से कोई एक तो आ ही गया होगा पहला बार में रोल किया तो अब जो हो जाएगा, अब बच जाएगा 2, किसी 2 में से कोई एक आना चाहिए, और टोटल हो जाएगा नंबर 5 सैंपल इसमें, तो जाएगा 1 माइनस 1/5, ये कैलकुलेट करोगे और ये बन जाएगा 4/5, और ये आ जाएगा 4/5। कोई दिक्कत है नहीं, मतलब कह रहा था कि दोनों नंबर में से कोई एक नंबर 4 से कम रहे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, दोनों ही नंबर 4 या 4 से बड़ा रहे उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दिया और 1 से माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं वेन डायग्राम से बनाऊंगा, ठीक है, और मैं पूरा बना लेता हूँ, मैंने अभी तक यहाँ बनाया नहीं है, मैं पूरा बना लेता हूँ ताकि समझाने में मुझे समय ना लगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत, जो वीडियो लेक्चर है बहुत बड़ा हो चुका है, 1.25 घंटा का लगभग हो चुका है, इसीलिए चलिए। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दिया, और यहाँ पे मैंने एबीसी 3 इवेंट बना दिया, 2003 का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, और वो शॉर्ट ट्रिक किस बारे में है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट, ये जगह, इस पूरे जगह में इलाका कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक बाहर 8, टोटल 8 जगह है। 8 जगह में कौन सा जगह है जो ये रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट, कहने का मतलब है वैसा जगह जहां पर ए हो, जहां पर बी हो लेकिन सी नहीं हो, वैसा जगह जहां पर ए हो, जहां पर बी हो लेकिन सी नहीं हो। आप खुद ही सोच कर बताइए वो कौन सा जगह है, जहां ए हो एंड बी हो एंड सी नहीं हो, वो ये वाला जगह है, ये वाला जगह। ये वो जगह है जहां पर ए है, बी है, सी नहीं है, और इस जगह का प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है हमें, 1/3 दे रखा है। ठीक है, अब ये वाला आप खुद ही पहचानिएगा, ये कह रहा है ए नहीं हो, वैसा जगह ए नहीं हो, वहां बी हो लेकिन सी नहीं हो। तो कह रहा है ना बी हो, तो बी कहाँ है, इस पूरे सर्कल के अंदर ही बी है। अब इस पूरे सर्कल के अंदर कितना एरिया, 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया। अब वो 4 एरिया में से कौन सा एरिया है जहां पर ए नहीं हो सी नहीं हो, वो ये वाला इलाका है, यहाँ पर सिर्फ बी है, ए सी नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर ए भी है सी भी है, यहाँ पर सी है, ए तो नहीं है लेकिन यहाँ सी है, यहाँ पर सी नहीं है लेकिन ए है, लेकिन ये इलाका है जहाँ पर बी है, ए है, सी नहीं है, उसके लिए ये वाला। ये मैंने बिल्कुल सेम कलर से जो है वो मैंने मार्क कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों अब कह रहा है बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 3/4, मतलब ये पूरा प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 है। खोजना क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा इलाका है, ये खुद ही सोचिए। बी इंटरसेक्शन सी को मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला है। वैसा इलाका जहां पर बी हो, जहां पर सी हो। तो रेड खोजना है, पूरा कितना है 3/4, ये कितना है 1/3, ये कितना है 1/3, तो ये दोनों मिलके हो गया 2/3। तो ये रेड वाला कितना हो जाएगा 3/4 टोटल माइनस 2/3, 9 - 8, 1/12, आंसर हो गया इसका। ओ माय गॉड, 1/12 नहीं, हाँ है ना यहाँ 1/12। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2 and 3। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ और यहीं पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। क्या है कि 1 से लेकर 100 नंबर के बीच में 3 नंबर हमने ढूंढा, और वो तीनों नंबर जो है 2 and 3 से डिविजिबल है, ही ना कह रहा है। Then find the probability that all the three number are divisible by both 2 and 3। तो कोई भी नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब वो नंबर 6 से डिविजिबल हो। तो 1 से लेकर 100 में टोटल ऐसे कितने नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर जो होगा 18 नंबर में बताने जा रहा हूँ। पहला नंबर 6 से स्टार्ट होगा, 6, 12 and so on so on so on, 96 होगा ना, 96 नहीं होगा, 98 होगा, 98 96 ही लग रहा है, 6 से डिविजिबल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो नंबर हो गया वो 96 हो गया, और ये सभी क्या हो गए एपी में हो गए। तो हमें काउंट करने हैं 6 से लेकर 96 तक, ये टोटल टर्म्स कितने हैं। तो nth टर्म क्या है मेरा 96, तो 96 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस डी था, यहाँ से n मुझे 16 मिल गया, मतलब टोटल 16 नंबर है। तो 16 नंबर में से 3 नंबर निकालने हैं। देखिए क्या कहा है इसमें, तो देखना है चूज एंड रैंडमली, चूज एंड रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन बोला जा रहा है, सिलेक्ट किया गया है। तो 16 में से, इसी 16 में से 3 नंबर आने चाहिए ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, ऑल 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3। इसी 16 में से कोई 3 आएगा, तभी तीनों नंबर जो होगा 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो फेवरेबल सैंपल स्पेस कितने हो गए, फेवरेबल हो गए 16C3, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, वो हो गए 100C3, क्योंकि 100 में से 3 को सिलेक्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है 18 नंबर में। अब 19 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत सारा आपको पहले करवा रखा है पहले के असाइनमेंट में, लेकिन फिर भी मैं अपना वर्क यहाँ पर कर देता हूँ। 19 नंबर क्या करा है, एक डाइस को हमें फेंकना है, तब तक फेंकना है जब तक 1 ना आए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में आए। तो 19 नंबर क्वेश्चन में, आज हम लोग का, आज का हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन है ये 19 नंबर क्वेश्चन है। कहा है कि एक डाइस को आप रोल कर रहे हैं, तो रुकना तभी है जब 1 आए, ठीक है। तो 1 पहला चांस में भी आ सकता था, 1 दूसरा में भी आ सकता था, 1 तीसरा में भी आ सकता था, 1 चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में 1 आए। इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में 1 आए, इसका मतलब क्या है, पहला बार में 1 नहीं आया, दूसरा बार में 1 आया।
या फिर चौथा बार में 1 है या फिर छठा बार में 1 है। तो दूसरा बार में 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? पहला बार में वो फेल हो जाए, 1 नहीं आए उसको हम फेल मान रहे हैं, और 1 आ जाए उसको हम पास मान रहे हैं। तो पहला बार में फेल नहीं आए, दूसरा बार में वो पास आ जाए, सॉरी फेल नहीं आया मतलब 1 नहीं आया, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, पहला बार में 1 नहीं आए, फेल हो गया वो, दूसरा बार में भी 1 नहीं आए, फिर भी फेल हो गया, तीसरा बार में 1 नहीं आए, फिर वो फेल हो गया, चौथा बार में 1 आए तो क्या हो गया, पास हो गया। कोई दिक्कत है? अब छठा बार में पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? छठा बार में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहला बार में फेल हो जाए, दूसरा बार में फेल हो जाए, तीसरा बार में फेल हो जाए, चौथा बार में फेल हो जाए, पांचवा बार में फेल हो जाए, छठा बार में पास हो जाए, और ये काम इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो अब मान लो 1 आने का प्रोबेबिलिटी, तो पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/6, एंड फेल होने का प्रोबेबिलिटी उसका कितना हो गया, 5/6। तो इस केस का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, फेल होने का, पहले फेल होना है फिर उसके बाद पास होना है, और दोनों सीक्वेंशियली होना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 इंटू 1/6, 5/6 इंटू 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेल होना है 5/6, फेल होना है 5/6, फेल होना है 5/6, से बन जाएगा 5/6 का क्यूब, और पास होना है तो बन जाएगा 1/6। और यहाँ कितने बार, 5 बार फेल होना है, तो 5/6 का पावर 5 इंटू लास्ट बार में 1/6, और ये जीपी बनता है, और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 माइनस आर। ए कितना हो गया, 5/36, और ये कितना हो गया 1 माइनस आर, आर कितना है 25/36, आर कितना है 5/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, इसी में हम ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जा रहा है, बन जाएगा 25/36, ये जो बन जाएगा 5/36 होल बट्टा 36 माइनस 25 9/36, 36 36 कट जाएगा, और ये बन जाएगा 5/9। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 2001 से 2005 तक के क्वेश्चंस। आप लोग देखते होंगे कितने ही आसान क्वेश्चन थे। जहां पर आपको दिक्कत आया, एक तो वो वाला था जो माइनस को हटा रहे थे, तो एलएचएस ग्रेटर देन आरएचएस वाला एबीसी करके जो मैंने एक्सप्लेन किया था, एक वो क्वेश्चन था जहां पर प्रोबेबिलिटी के अलावा कुछ कैलकुलेशन का हमें जरूरत पड़ा था। कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन था जो आपको बहुत कुछ सिखाया था, वो आप सीख लेंगे। बाकी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं जेईई के एग्जाम में। चलिए, धन्यवाद।